ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सुरक्षा विहार में दबंगों ने जबरन किया जमीन पर कब्जा, पीड़ित मय परिवार बैठा एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर, आंदोलन की दी चेतावनी। जिला महिला चिकित्सालय से नवजात बच्चा चोरी होने से मचा हड़कंप, शाहगंज निवासी प्रसूता परेशान, पुलिस जुटी छानबीन में। गौकशी रोकने के लिए पुलिस की घेराबंदी में लगे बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरटीआई एक्ट का लिया सहारा, मांगा 10 थाना क्षेत्रों से ब्यौरा। और जनकवि मियां नजीर की मजार को है एएसआई विभाग का इंतजार, सैलानी तो दूर, दुरुस्त रखरखाव भी नहीं है मयस्सर। और अब खबरें विस्तार से। थाना सदर के ग्वालियर रोड स्थित सुरक्षा विहार कॉलोनी में दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने के बाद स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न करने के बाद पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। इसके समर्थन में कुशवाहा महासभा ने 24 घंटे में कोई कार्रवाई न होने की दिशा में आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठे ये सभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना सदर के ग्वालियर रोड स्थित सुरक्षा विहार के पास इनका पुश्तैनी भूखंड था, जिसे भूमाफियाओं ने परिवार के अन्य सदस्यों से सांठ-गांठ कर कब्जा लिया है और इन्हें वहां से बेदखल कर दिया है। इसकी शिकायत पीड़ित परिवार कई बार स्थानीय थाने में भी कर चुका है, पर इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है, जिसके समर्थन में कुशवाहा महासभा ने भी समर्थन दे दिया है। इसी को लेकर महासभा के पदाधिकारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सदर बाजार के अंतर्गत सुरक्षा विहार कॉलोनी पड़ती है, रोहता ग्वालियर रोड पर। इनका 400 वर्ग गज का बेशकीमती भूखंड है और उस भूखंड की कीमत आज की डेट में करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए के करीब है। जो पीड़ित है विजय सिंह कुशवाहा, इसके ही 4 भाई भूमाफियाओं से मिल गए और कूट रचित उक्त 400 वर्ग गज भूखंड का बैनामा भूमाफियाओं के नाम में कर दिया है और भूमाफियाओं द्वारा उक्त भूखंड पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी रूप से एकदम गलत है। पीड़ित परिवार एसएसपी तथा अन्य कई संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, मगर आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। हार थक के आज ये लोग अनिश्चितकालीन यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब मुझे ये जानकारी हुई, आज हम यहाँ आए हैं। अगर प्रशासन अगर इनकी 24 घंटे के अंतर्गत अगर समस्या का समाधान नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इनका साथ। ये जमीन मेरे को बुलाया नहीं, मैंने नाम मेरे पति को बुलाया था। हाँ गए थे, हमने मना कर दिया। 2 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, कैसे ले लो? 20-20 लाख ले उन लोगों ने लिए, तुमने कैसे 1-2 लाख ले लूँ? तुम बताओ। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं उनको मिला मेरे को दे दो। निर्माण कार्य रोका जाएगा। आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि यहां एडमिट शाहगंज निवासी महिला की 2 दिन की नवजात बच्ची गायब है, जिसे इटावा का एक व्यक्ति चुरा कर ले गया है, जो बीते 2 दिनों से यहां रुका हुआ था। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के तमाम दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि जननी सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को चेक तो दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इन महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा नहीं की जाती। आगरा के थाना एमएम गेट इलाके के जिला महिला चिकित्सालय लेडी लॉयल से एक नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। आगरा के शाहगंज इलाके की रहने वाली रेखा नाम की महिला ने रविवार को एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था। रेखा की इस बच्ची को एक इटावा का रहने वाला व्यक्ति लेकर फरार हो गया। बकौल रेखा, ये व्यक्ति पिछले 2 दिन से महिला वार्ड में रह रहा था और अपनी पत्नी के एडमिट होने की बात कर रहा था। सुबह बच्ची को खिलाने के बहाने से वो उसे बाहर ले गया और फरार हो गया। यहाँ पे मैं बच्ची को दूध पिला रही थी, तो सुबह आया कि देना जरा बच्ची को, तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं वो रो रही है अभी नहीं। फिर मैं सॉल में ऐसे ही रखे रही कि ऐसा नहीं लग रहा था वो धोखेबाज शायद यहाँ पे कल से ही था वो,
पूरा नहीं हो रहा था। मेरा पेशेंट भी है और मैं इटावा से आया हूँ। तो उसने ऐसे मेरी गोदी में से चुप हो गई, सो ऐसे उठा ली गोदी में से। मैंने कि बाहर मत लेना, कह रहा नहीं गेट पे से दिखा रहा हूँ। गेट तक पहुँचा, ऐसे मेरी मम्मी पीछे ही चली गई, तो फिर नहीं दिखा बाहर। हम अभी घर पर थे और यहाँ से फ़ोन किया कि इस तरह से एक बंदा बच्ची को उठा कर ले गया है। तो हमने इनको आते ही यहाँ पर पूछा कैसे क्या था, तो ये लोग बता रहे थे कि वो 2 दिन से यहाँ पीछे रुका पड़ा था और जिससे हमारा कोई परिचय नहीं था। और जैसे वार्ड में और लोग रहते हैं, उस सिंपैथी बतौर से वो यहाँ मतलब इनको गुड फेथ में लेकर के और कहने लगा बच्चे हमें दे दो, हम इसको खिलाएंगे। इस मामले में जब अस्पताल अधीक्षिका से बात की गई तो उन्होंने पर्याप्त स्टाफ के टोटे और सुरक्षा कर्मियों की कमी को कारण बताया। जबकि आगरा के महिला अस्पताल से बच्चा चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन अस्पताल से बच्चे के चोरी हो जाने से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही जरूर सामने आई है। महिला का परसों पुत्री पैदा हुई थी। आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि वो बच्चा किसी या तो चोरी हो गया या दे दिया गया है। मैं जब वार्ड में गई तो उसने ये बताया कि वो पहले उसने बयान दिया मुझे कि वो किसने एक आदमी को खेलने के लिए बारहवां मांग रहा था, तो रात को दिया था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने बयान बदला कि नहीं, मेरी जो साथ की औरत थी वो टॉयलेट गई और मैं सो रही थी और बच्चा यहाँ लेटा था और वो आदमी मेरे पास बगल में वहाँ था और सुबह उसे वो बच्चा नहीं, मतलब बच्चा मिला ना आदमी मिला। उसे ये शक है कि वो बच्चा वो आदमी लेके गया है। लेडी लॉयल में बच्ची के चोरी हो जाने की घटना ने सरकारी तंत्र की कलाई खोल कर रख दी है और सरकार के उन सभी दावों की भी पोल खोल कर रख दी है जिनके माध्यम से सरकार प्रदेश में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की बात कहती अपनी पीठ थपथपाती है। इस घटना के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और लापता बच्ची की तलाश तेज कर दी गई है। गौकशी के खिलाफ लगातार अभियान चला। गौकशों की घेराबंदी में लगे बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 10 वर्षों में पुलिस द्वारा पकड़े गए गौकशों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इसकी जानकारी के लिए संगठन ने आरटीआई डाल जिले में 10 थानों का ब्यौरा मांगा है। 10 थाने ऐसे हैं आगरा जिले के अंदर जो गौकश प्रभावित क्षेत्र हैं और या तो जहाँ से ट्रकों में भारी संख्या में गौवंश लाद कर कट्टी खानों में भेजा जाता है। इसको देखते हुए पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड बजरंग दल द्वारा आरटीआई के माध्यम से जन सूचना अधिकार के तहत जिला प्रशासन से मांगा गया है कि कितने मामलों में पुलिस प्रशासन द्वारा चार्जशीट कोर्ट में भेजी जा चुकी है, कितने मामलों में मामले जो हैं वो पेंडिंग हैं अभी भी और कितनों में एफआईआर लगाई गई। इसके बाद हम लोग क्षेत्राधिकारी कार्यालय में आरटीआई डालेंगे ये सूचना आते ही, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से 10 से भी ज़्यादा वर्षों से अभी तक हम लोगों की किसी मामले में कोर्ट में गवाही नहीं हुई है। कई मामलों तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें हम लोग खुद वादी हैं या तो वो गवाह बने हैं। अभी तक हम लोगों की कोर्ट के अंदर ना तो गवाही हुई है ना बयान के लिए बुलाया गया है। हो क्या रहा है, हमें लग रहा है अंधेरे में रखा जा रहा है। कौन से थाने हैं जिनसे आरटीआई? जैसे देखिए शहर के अंदर जो प्रमुख थाने हैं, जो शहर के थाने हैं वो प्रमुख थाने आ जाते हैं। सदर सर्किल के 3 थाने आ जाते हैं, रकाबगंज, सदर और ताजगंज थाने। आपका सागन थाना है, जगदीशपुरा थाना है, मंटोला नाइक की मंडी थाना है, आपका हरी पर्वत थाना है, आपका न्यू आगरा थाना है। ये जितने भी थाने हैं, थाना एतमाद दौला थाना है, छत्ता थाना है, ये जितने भी थाने हैं ये सभी क्षेत्र जो है गौवंश प्रभावित क्षेत्र हैं और या इन क्षेत्रों के अंदर बड़ी भारी मात्रा में गौवंश जो है ट्रांसफर किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आगरा बिचपुरी मार्ग स्थित कलवाड़ी और दहतौरा में जर्जर सड़कों और व्याप्त गंदगी को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की, जिसके बाद एडीएस सचिव ने जल्द ही समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। जिले में विकास के लिए प्रदेश सरकार की और कई विकास के प्रस्ताव मिलने के बाद जिले के कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोगों का जीना दूभर है। इनमें से एक जगह है दहतौरा, जहां टूटी सड़कें और गंदगी जल भराव से जनता त्रस्त है। इसी को लेकर जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव से मिला और इन सभी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दिया। दहतौरा और अमरपुरा गांव में बहुत विकराल समस्या है, विशेषकर दहतौरा में जहां गांव का पोखर का पानी घरों में घुस रहा है और जो नाले जो बने हुए वो टूट चुके हैं। इस वजह से में बहुत ही नरकी हालात हैं और कभी भी कोई भी बीमारी का रूप धारण कर सकती है मैं कोई भी। इस वजह से आज हम सभी ग्रामीणों के साथ एडी सेक्रेटरी साहब को ज्ञापन दें इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं, इससे वहाँ से लोगों की जो समस्या का निदान हो सके। किस तरीके का आश्वासन मिला है और क्या मानते हैं कब तक फिर ये समस्या का निस्तारण? सेक्रेटरी महोदय ने 1 हफ्ते के अंदर का 1 हफ्ते के अंदर आपको काम सुचारू रूप से चालू कर जाएगा और हमें उम्मीद भी है कि काम हफ्ते भर के बाद शुरू हो जाएगा।
ज्ञापन मिलने के बाद इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एडीएस सचिव ने जल्द ही इस समस्या के निस्तारण की बात कही है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सूचना आई कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से चली मालगाड़ी भांडई से पहले ही कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बंट गई है, जिसके बाद आनन फानन में स्टेशन से निकली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को रोककर वापस स्टेशन पर लाया गया। इस रूट की सभी गाड़ियों को वहीं रोक दिया गया और ये रूट तकरीबन 4 घंटे तक बाधित रहा। आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन से निकली मालगाड़ी भांडई स्टेशन के पास 2 हिस्सों में बंट गई। बताया जा रहा है कि ये मालगाड़ी आगरा कैंट होते हुए झांसी जा रही थी। आनंद फानन में सूचना पर रेल अधिकारियों ने मौके पर दौड़ लगा दी। इस मालगाड़ी के 2 हिस्से होने की वजह कपलिंग टूटना बताया जा रहा है। इसकी वजह से आगरा झांसी रूट पूरी तरह से बाधित हो गया। इस मालगाड़ी को सही होने में करीब 3 घंटे का समय लगा। आगरा से झांसी रूट पर जाने वाली सभी ट्रेन भी 3 घंटे तक खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मालगाड़ी को सही करने के बाद वहां से रवाना किया गया। गाड़ी यहाँ से आगे गई, बीच में रास्ते 2 हिस्से में टूट गई, फिर वापस में आगे वापस हो गई, इसी पटरी से वापस आ गई। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस? हाँ, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस वापस लौट आई थी क्या? ये वापस लौट आई? हाँ, वापस लौट आई। बाकी ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म वापस आ गई। क्या हुआ क्या है? ये जो इसके पहले एक मालगाड़ी गई थी वो 2 हिस्से में बढ़ गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें एनडीए सरकार को दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के विरुद्ध हुई कार्रवाई को गलत बताया और उनके खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को वापस लिए जाने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पर सोमवार को कांग्रेसियों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें कांग्रेसियों की उत्तर प्रदेश और जिला महिला कमेटियों ने मिलकर एक साथ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया। कांग्रेसियों ने ज्ञापन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ द्वेष भाव की भावना से हो रही कानूनी कार्रवाई को गलत बताते हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेसियों की माने तो एनडीए सरकार उन तमाम लोगों को उनके पदों से हटाना चाहती है जिन्हें यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल में सम्मानित पदों पर बिठाया था। जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं माननीय राम नरेश जी, उनके खिलाफ जो फर्जीवाड़ा करके एफआईआर कराई गई है, तो उसके लिए हम वापस लेने के लिए इनको राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। तो महिला कांग्रेस चाहती है कि जो भाजपा सरकार ने ये 4सीबीसी करके उनको गुमराह करके उनको पद से एफआईआर करा दी है, उनको पद से हटाया जा रहा है, क्योंकि जब यूपी सरकार थी उस दौरान उनको बनाया गया था। तो ये भाजपा सरकार की नीति है, उनको फर्जीवाड़ा के तहत उनको हटा रहे हैं, क्योंकि वो इतने नेक और इतने साफ स्वच्छ सभी के व्यक्ति हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, 4-5 बार विधायक भी रहे हैं। तो वो उन्होंने कभी इस तरह की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है, तो आज कैसे कह सकते हैं कि वो गलत व्यक्ति हैं। तो इस उम्र पे आके उनको बहुत उनकी इज्जत को धूमिल किया जा रहा है। तो महिला कांग्रेस कमेटी चाहती है उनकी एफआईआर वापस ली जाए। यादव हों या अनेक जो गवर्नर निर्वाचित हुए थे, बहुत अच्छे लोगों में उनकी गिनती की जाती है, लेकिन एनडीए सरकार के करता धरता उनको पद से हटाने के लिए नए नए आरोप ऐसे लगा करके उनको वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे उनकी छवि खराब हो। यही जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के खिलाफ जो किया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज कराई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वो राजनीति से प्रेरित है। वो जानते हैं उसमें पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार शामिल है, लेकिन चूंकि ये जो है कांग्रेस के बिलोंग करते थे, यूपीए सरकार के टाइम में इनकी नियुक्ति हुई थी, उन्हें पता है कि ये जो हमारे काम में रोड़ा है, इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर करके पहले इसको हटा दें, हम अपने बच जाएंगे। कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, 4 बार तो विधायक रहे हैं, 1 दफे लोकसभा स्पीकर बोल रहे हैं और तो सदस्य रहे हैं, 1 सभा राज्यसभा सदस्य रहे हैं, 1 दफे मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे ईमानदार आदमी हैं कि उन पर अब तक घर का मकान नहीं है, और उन्हें ये भाजपा वाले वो लगा रहे हैं हाथों और उनके हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही गलत घिनौना काम कर रहे हैं भाजपा वाले। भाजपा वालों की शरारत से ये हो रहा है। चलो यार, चलते चलो मामा मिलके जाना है। नंबर राष्ट्रपति महोदय भारत भैया श्री यादव कई बार विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य। कांग्रेस की तमाम शाखाओं ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए
एक साथ प्रदर्शन किया और मौजूदा एनडीए सरकार को दोषी मानते हुए सम्मानित पदों पर बैठे ईमानदार छवि के लोगों को परेशान बदनाम करने के आरोप लगाए। वहीं एनडीए सरकार द्वारा जो कार्रवाई राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ की जा रही है, लगातार जारी है। फिलहाल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के लिए कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है और राष्ट्रपति से इंसाफ की मांग कर रही है। अब देखना होगा राष्ट्रपति कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर जांच के बाद क्या फैसला सुनाते हैं, जबकि देश में सरकार एनडीए की है और राष्ट्रपति पद पर बैठे प्रणब मुखर्जी खुद एक कांग्रेसी हैं। धर्म और राजनीति के लिए कट्टर भाषणबाजी के लिए जाने वाले हैदराबाद के विधायक धर्म और राजनीति के लिए कट्टर भाषणबाजी के लिए माने जाने वाले हैदराबाद के विधायक असदुद्दीन ओवैसी आगामी दिनों में आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को एडीएम सिटी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें ओवैसी द्वारा किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को एक ज्ञापन सौंपा और आगरा शहर के माहौल को खराब होने से रोकने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आगाह करने के बाद भी जिला प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो आगरा की फिजा खराब करने के दोषी खुद जिला प्रशासन होगा। कि कोई यहाँ समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि 29 तारीख को कोई यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं, तो उसके संबंध में ये लोग अपना ज्ञापन देने आए थे कि अगर कोई उन्होंने समाज विरोधी धर्म विरोधी कोई बातें कही तो उसमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आगामी दिनों में हैदराबाद के विधायक असदुद्दीन ओवैसी आगरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जैसे कि पहले होता रहा है। ओवैसी अपने कट्टर और धर्मवाद के ऊपर काफी जहर उगलते हैं और उसी जहरीले बयानों को रोकने के लिए बजरंग दल और विहिप ने जिला प्रशासन को चेताया है। वहीं एडीएम सिटी ने ज्ञापन को स्वीकारते हुए आश्वासन दिया है कि आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें बयानबाजी संविधान के नियमानुसार होगी, जिससे किसी की भावनाएं आहत न हो। अगर विरोध में या कोई प्रतिकूल टिप्पणी की तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि यदि ऐसा वो करते हैं और जिला प्रशासन को उनके कार्यक्रम की, उनके प्रवास की पूरी समीक्षा करनी होगी। उद्दीन ओवैसी की जो मतलब आगरा में जनसभा होनी है उसके विरोध में मतलब हमें उनसे मतलब उनका कोई विरोध नहीं है। सभा करनी है सभा करें, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर हमारे हिंदू भाइयों की अगर भावनाएं आहत हुई तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। तो इसी की मतलब आज हम जानकारी के लिए आए थे यहाँ पर और आज हमने इनको एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। वहीं धर्म और जाति के नाम पर खुद की पहचान बनाने वाले संगठनों ने भी इन सभाओं पर नजरें गड़ाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग राजनीति में चमकने के लिए और कुछ लोग राजनीति को चमकाने के लिए इंसानियत से जुड़ी बयानबाजी कर लोगों को बीच नफरत की दरार डालने का काम करते हैं। लेकिन बीते दिनों जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम देखकर कह सकते हैं कि अब देश की आवाम जागने लगी है। उसे धर्म और जाति के नाम पर ना तो भड़काया जा सकता है और ना ही भटकाया जा सकता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। और ब्रेक के बाद अगली खबर।
आगरा कॉलेज में कला संकाय अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स का विदाई समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में गुरुजनों ने स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। आगरा कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं की प्रस्तुति देख गुरुजनों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं प्राचार्य मनोज रावत का कहना था कि छात्रों द्वारा पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया गया। हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि अच्छे बच्चे मंच पर आएं, अच्छी प्रस्तुति दें, जिससे उनके अंदर की झिझक दूर हो। पार्टी के स्टूडेंट्स ने गेट टुगेदर फेयरवेल पार्टी का प्रोग्राम रखा है। ये बहुत अच्छी शुरुआत फैकल्टी वाइज इस बार कॉलेज में हुई है। अब तक हम लोग पीजी लेवल पर ये प्रोग्राम करते थे, बच्चों ने उत्साह दिखाया है। हमारा भी ये उद्देश्य रहता है कि अच्छे बच्चे मंच पर आएँ, प्रस्तुतियाँ दें, इससे उनकी झिझक दूर होती है और जो अच्छे बच्चे हैं वो और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। वहीं छात्र छात्राओं का कहना था कि उन्होंने अब तक कॉलेज में रहकर जो सीखा है वो जीवन में याद रहेगा। बीएससी फाइनल की फेयरवेल पार्टी होती है मैथ्स एंड बायो वाले की, और यहाँ पर डांस वगैरह हो रहे हैं, सिंगिंग हो रही है। हम अब डांस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। था आगरा कॉलेज में और हमने गेट टुगेदर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी सारे बीएससी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स ने, और जिस तरह जैसा कि आप सबने देखा कि बहुत ही एंटरटेनर था सारा परफॉर्मेंस और सबने खूब एंजॉय भी किया। अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू ये दिखाया कि आगरा कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेजेस से कम नहीं है। एंड आपने देखा कि प्रतिभा निखर के बाहर आई, हर चाहे डांस हो, सिंगिंग हो या मॉडलिंग हो, एंकरिंग हो, एनीथिंग इट इज़। हम सब लोगों ने अपना 110% बेस्ट दिया एंड हमने पूरी कोशिश की इस महफिल में 4 चांद लगा। कभी आगरा मुगलों की राजधानी थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये मुगलिया शहर न जाने कितने ही राज्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। न जाने कितनी ही मुगलिया स्मारक आज इस शहर में गुमनामी के अंधेरे में गुम हैं। उन्हीं में से एक है बादशाह हिंदाल का मकबरा, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यूं तो इतिहास के पन्नों में न जाने कितने ही नाम दफन होकर रह गए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आज कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब है। उन्हीं में से एक है हिंदाल खां। हिंदाल खां यूं तो बादशाह हुमायूं का छोटा भाई और मुगल बादशाह अकबर का चाचा था। हिंदाल को एक बेटी थी, जिसका निकाह हिंदाल ने अपने भाई हुमायूं के बेटे अकबर से करवा दिया था, जिसको बाद में रुकैया बेगम के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि जब हुमायूं बंगाल में थे तो हिंदाल ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में हिंदाल ने हुमायूं को राजपाट वापस सौंप दिया। हिंदाल की मौत 15 नवंबर सन 1551 ईस्वी में रात्रि के वक्त छोटे भाई कामरान द्वारा किए हमले में हुई। हिंदुस्तान में यहाँ पर हमारी तो यहाँ पर डीएम साहब ने कोई टीम भी भेजी थी पहले, तो उसमें उन्होंने यहाँ सब देखा वाली करी थी, चेक कर किया था, तो इसकी अभी तक तो कोई मरम्मत नहीं हो पाई है और ये सब गिरे आ रहा इस तरीके से झड़ा आ रहा, तो इसकी रिपेयरिंग होती रहे, थोड़ी टिप टाप होती रहे तो ये ठीक रहे। ये 400 साल पुराना, ये करीब में तो 400 साल पुराना जी हाँ, और रुकैया बेगम के उनके अपने ये खानदान मुगली खानदान से। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि रुकैया बेगम के वालिद का मकबरा है, तो क्या ये बात सही है? जी, रुकैया वालिद के हाँ उनका, और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे वो हैं आपके एक और हैं उनका जी, मलका बिटोरिया के उस्ताद साहब की भी यहाँ इधर मकबरा है, उनकी यहाँ कब्र है, उनका आस्थाना है यहाँ पर। तो ये कि अब तक कोई आता नहीं है, सब ये इस तरीके से चलता जा रहा है। कुछ समय के लिए ही सही, हिंदाल भी हिंदुस्तान का बादशाह रहा। हिंदाल की मौत के बाद हिंदाल को आगरा के कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहाँ हिंदाल का मकबरा आज भी मौजूद है। प्रचार प्रसार के अभाव में आज ये मुगलिया बादशाह हिंदाल का मकबरा इतिहास के पन्नों में खोसा गया है। इस मकबरे की बनावट ताजमहल के बुर्ज जैसी ही है। मकबरे पर आज भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिन्हें साफ साफ पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह खूबसूरत मकबरा जर्जर होने को मजबूर है, क्योंकि ये मकबरा पुरातत्व विभाग के संरक्षण से महरूम है, जिसके चलते आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी के चलते विश्वदाय स्मारकों के पास अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर स्मारक से होने वाले राजस्व पर पड़ रहा है। स्मारकों के पास अतिक्रमण के कारण इतना जाम लग जाता है कि स्मारक के दीदार को आने वाले सैलानी जाम में फंसकर स्मारक का दीदार तक नहीं कर पाते। ये नज़ारा है आगरा का दिल कहे जाने वाले भगवान टॉकीज चौराहे का, जहां एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे शायद कोई नहीं जानता। ये है रोमन कैथोलिक कब्रगाह। यह ऐतिहासिक स्मारक भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ही आती है।
तो लाजमी है कि इसके आसपास के 500 मीटर के दायरे में भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण या पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज यहाँ न जाने कितनी ही दुकानें हैं और न जाने कितने ही होटल, बार और ठेल धकेल, जिनके खिलाफ आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है। अब ऐसे में ये स्मारक गुमनामी के अंधकार में खो गई है। इस ऐतिहासिक स्मारक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जिसकी लापरवाही और प्रचार प्रसार के अभाव के कारण आज ये खूबसूरत स्मारक गुमनामी के अंधकार में होती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद ताज नगरी में भी मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है। होली पर्व के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। वहीं फुटपाथ पर अपने जीवन का गुजारा करने वाले अलाव का सहारा लेकर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। होली के बाद में पानी पड़ा है, वो ठंडा मौसम हुआ, उसकी वजह सर्दी बढ़ी। यह सर्दी कर रही बढ़ रही है, होली के बाद पानी बढ़ा है, परेशानी हो रही है। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी बताइए, किस तरह की सर्दी पड़ रही है? सर्दी तो बहुत बढ़ रही है, ओले भोले बढ़ गए हैं। अच्छा, अभी कल परसों किस तरीके से परेशानी महसूस करते हैं आप? परेशानी तो यहाँ महसूस नहीं हो रही है कि कुछ गरीब लोग परेशान हैं, यहाँ पे पड़े हुए यहाँ पे। भैया होली के बाद सर्दी इतनी हो गई है कि आज मैंने खुद जैकेट निकाली है। अभी मैं जा रहा हूँ जरा काम से, तो अभी मैं जैकेट निकाल के जा रहा हूँ। सर्दी बहुत बढ़ गई है पहले से। मशहूर शायर और जनकवि मियां नज़ीर के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि उनके जैसा जनकवि आगरा को अब कभी नहीं मिल सकता। कई भाषाओं को जानने वाले मियां नज़ीर जलेबी से लेकर ककड़ी तक पर अपनी रचना लिख देते थे। तमाम जन लोकप्रिय कविताएं लिखने वाले मशहूर शायर कहें या कवि कहें, कुछ बोलना उनके बारे में कम है, लेकिन इन्हीं मियां नज़ीर की मज़ार आज विभागीय लोगों की अनदेखी के चलते गुमनामी के अंधेरों में कैद है। मियां नज़ीर साहित्य जगत का एक ऐसा जाना माना नाम है जिसे शायद हर साहित्य प्रेमी जानता है। मियां नज़ीर ने अपने जीवन काल में अनेकों साहित्यों की रचनाएं की। कहा जाता है कि मियां नज़ीर को ताजमहल से इतनी मोहब्बत थी कि एक बार मियां नज़ीर किसी काम से लखनऊ जा रहे थे। जब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन ने यमुना को पार किया और मियां नज़ीर को ताजमहल दिखना बंद हो गया, तो मियां नज़ीर ट्रेन से उतर गए और कहने लगे कि ताज के दीदार के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। इसके चलते मियां नज़ीर ने अपना घर ताजमहल के पास ही बनवाया। मज़ार की हालत देखकर ये नहीं लगता कि नज़ीर के चाहने वाले इतने होंगे। नज़ीर का एक किस्सा ऐसा भी रहा है कि नज़ीर को जब एक बार कहा गया कि आप जाकर के लखनऊ की तहजीब और तमीज़ सीखें, तो मियां नज़ीर यहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठे, लेकिन जब वो यमुना ब्रिज से आगे बढ़े तो उन्हें ताजमहल दिखना नज़र आना बंद हो गया। जब ताजमहल दिखना नज़र आना बंद हो गया तो नज़ीर वहीं उतर गए और उतर के उन्होंने कहा कि मैं ताजमहल को तो बिना निहारे जी ही नहीं सकता। आप इतना ताजमहल से प्यार करते थे, इसीलिए आप ताजगंज आकर के मलको गली में आके बसे। आपने चित्ती खाना जैसे बाजार को बनाया अपना स्थान और मलको गली को बनाया अपना निवास। मियां नज़ीर कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अरबी भाषाओं में कई साहित्यों की रचनाएं की, जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद भी किया। मियां नज़ीर के नाम से आज कई मदरसे भी चलते हैं। नज़ीर बहुभाषी थे, उनकी कई भाषाओं में रचनाएं हैं और उन्होंने हमेशा शंकर और शिव पर रचनाएं की। अरबी में आप लिखा करते थे और अरबी में लिखने के बाद उसको हिंदी में भी कहा, उन्होंने संस्कृत में भी कहा। इस तरह के साहित्यकार का आज कहीं नाम निशान नहीं है, सिर्फ एक मज़ार के नाम पर। उनके वहाँ बना चबूतरा, उनके वहाँ बनी पूरी उनकी जगह हौले हौले क्षेत्रीय लोगों से घेरते जा रहे हैं, बर्बाद होती जा रही है, कोई रखवाला नहीं। लेकिन आज साहित्य जगत के ये बेताज बादशाह गुमनामी के अंधकार में खोते जा रहे हैं। मियां नज़ीर की मज़ार आज ताज परिसर में जर्जर हालत में पड़ी हुई है, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नज़ीर की मज़ार पर श्वान खेलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ही मियां नज़ीर की मज़ार पर चबूतरा बनवा दिया है, लेकिन विभाग ने इस साहित्यकार की मज़ार के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। नज़ीर के मज़ार की हालत बद से बदतर है, जर्जर हालत है। एक बार अथाह प्रयास के बाद जनता का भरपूर विरोध हुआ और जनता के विरोध के बाद पर्यटन विभाग ने 60,000 रुपये लगा करके एक चबूतरा बना दिया। नगर निगम में जब श्याम सिंह यादव नगर आयुक्त हुआ करते थे, श्याम सिंह यादव ने इस पर थोड़ा सा विकास के लिए किया, तो उन्होंने वो चबूतरा बनवा करके दूसरा टीन शेड डाला और टीन शेड डालने के बाद उस पर टाइल्स वगैरह लगाए।
इसके अलावा आज तक किसी ने मियां नज़ीर के लिए कुछ नहीं किया। अब देखने वाली बात यह है कि जिस साहित्यकार ने इस देश को इतनी रचनाएं दी जिन्हें आज हम पढ़ते हैं, विभाग उस साहित्यकार की यादगार यानी उसकी मज़ार के लिए क्या कदम उठाता है, या ये साहित्यकार गुमनामी के अंधेरे में यूं ही खोकर रह जाता है। आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किया गया बच्चों से भीख मंगवाने पर रोक लगे अभियान ने तेजी पकड़ ली है। सोमवार को दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया ने इस अभियान को रफ्तार देते हुए सेंट जॉन्स चौराहे पर भीख मांगी और जिला प्रशासन के साथ साथ आगरा के उन लोगों को जगाने का प्रयास किया जो सत्ता में अहम पदों पर बैठे हैं। भगवान टॉकीज चौराहे से लेकर सदर बाजार तक पूरे एमजी रोड पर सभी चौराहों पर महिला और बच्चों से भीख मंगवाने का व्यापार तेजी से चल रहा है, जिसे रोकने के लिए आम आदमी पार्टी आगे आई और एक अभियान चलाया। सोमवार को इस अभियान को और तेज करने के लिए दिल्ली से विधायक दिनेश मोहनिया आगरा आए और बच्चों से भीख मंगवाने वालों के विरोध में जिला प्रशासन और सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों को जगाने और उनकी नींद खोलने के लिए सेंट जॉन्स चौराहे पर भीख मांगी। मैं भी उतना ही परेशान था जितना आप उत्तर प्रदेश में परेशान है, वही हरियाणा में परेशान है, वही पंजाब में परेशान है। क्योंकि जिस तरीके का करप्शन, जिस तरीके का प्रशासन में इस तरह का करप्शन और सारे विभागों में व्याप्त है, उसको लेके जो गुस्सा दिल्ली की आम जनता में, आम आदमी में, क्या वो यूपी में नहीं है? यूपी में भी वही सब कुछ हो रहा है जो दिल्ली में होता है। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई केवल एक राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है जो पूरे भ्रष्टाचारी तंत्र से परेशान। विधायक दिनेश मोहनिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी बच्चों से भीख मंगवाने वाले आपराधिक लोगों पर जरूरी कार्रवाई कर रही है और उसे रोकने का प्रयास कर रही है। वहीं अभियान आगरा की तस्वीर को बदलने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आगरा प्रशासन और आगरा के सत्ताधारी लोगों के सहयोग की बेहद जरूरत है। लेकिन फिलहाल ये लोग गहरी नींद में सो रहे और उन्हीं को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर भीख मांगेगी और सोए लोगों को जगाएगी। आगरा लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने लोडिंग टेम्पो चालकों के लिए बेहद परेशान दिख रहे हैं। लोडिंग टेम्पो चालकों की कुछ समस्याओं के समाधान के लिए एसोसिएशन के लोग सोमवार को एसपी ट्रैफिक से मिले और अपनी समस्याएं सुनाई, जिन पर एसपी ट्रैफिक ने गंभीरता से विचार कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। आगरा लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन के पदाधिकारी सोमवार को एसपी ट्रैफिक कार्यालय पहुंचे और एक स्वीकृति पत्र एसपी ट्रैफिक के सामने रखा। स्वीकृति पत्र में एमजी रोड पर सुभाष पार्क से छिपी टोला तक आने जाने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर एसपी ट्रैफिक ने अपनी असमर्थता दिखाते हुए विचार करने को कहा। साथ ही टेम्पो चालकों की समस्याओं को सुनते हुए अन्य मार्गों से निकलने की सलाह देते हुए समस्या का समाधान भी कर दिया। तो सरेंडर हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप अगर निकलना चाहते हो तो यहाँ से जैसे इसको नीचे उससे क्या नाम है तहसील से होते हुए आप सीधे कलेक्ट्री के लिए पुलिस लाइन होते हुए निकल सकते हो जी। तो फिर हमने उनके लिए रखा कि सब ये सागंज भी आपने हमारे लिए बंद कर रखा है, तो सागंज के लिए उन्होंने ये कहा है कि आप सागंज इधर से जा सकते हो, उधर से निकल सकते हो। जब हमने अर्जुन नगर के लिए प्रस्ताव रखा कि हमने अर्जुन नगर हम कहाँ होकर निकलेंगे, आपने सारे रोड बंद कर रखे हैं हमारे लिए। उन्होंने कहा बंद तो नहीं है लेकिन वन वे कर रखा है आपने। फिर उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग में भी रखा करो आप, जब आप सारी समस्या रखते हो तो मीटिंग में भी हम लोगों को रखा करो। ठीक है, अगली बार से हमें तुम लोगों को इन्वाइट करेंगे और जो भी समस्या होगी तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे आप लोगों से। तो अब उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि हम प्रशासन के सामने अपने सीनियरों के सामने बात रखेंगे। बात रखने के साथ साथ फिर हम ये बताएंगे आपको कि यहाँ से कलेक्ट्री के लिए आपको कहाँ होकर कैसे निकले। और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं, उस बारे में हमने कहा कि आप पूरा मुझे रूट प्लान बना के दो, आप कहाँ से चलोगे और कहाँ जाओगे और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर उस पर हम विचार करेंगे। उनका मेन फोकस जो था वो एमजी रोड पर परमिशन को लेके था, तो चूँकि एमजी रोड पर इस तरह के वाहन प्रतिबंधित हैं तो हमने कहा अपनी पूरी बात लिख करके दीजिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उस बारे में हम परमिशन ले करके तो आगे कार्रवाई करेंगे। जी सर, जो लोडिंग एसोसिएशन के लोग आए थे उनका कहीं एक ये भी कहना है कि एसपी साहब जो नियम बनाते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमें कोई समस्या होती है हम कहीं राह से निकल के जाते हैं तो उन्हीं के जो लोग हैं वो पैसा लेके हमें वहाँ से निकाल देते हैं। तो उस पर क्या किस तरह की? तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसा हमारा कर्मचारी कर रहा है तो बिल्कुल गैर कानूनी कर रहा है, अवैध कर रहा है, और जब भी ऐसा कोई पकड़ा जाएगा या कोई ऐसी शिकायत आएगी स्पेसिफिक तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि टीटीजेड में आने के कारण आगरा के डीजल चलित वाहनों को या तो हटाया जा रहा है या देहात भेजा जा रहा है।
जिससे लोडिंग टेम्पो चालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसके समाधान के लिए लोडिंग टेम्पो की एसोसिएशन हर प्रयास कर रही है जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल एसपी ट्रैफिक ने टेम्पो चालकों को एमजी रोड की बजाय पुलिस लाइन रोड से जाने का रास्ता अपनाने की स्वीकृति दे दी है, लेकिन एसपी ट्रैफिक की स्वीकृति के बावजूद भी इन टेम्पो चालकों को एसपी ट्रैफिक के उन लोगों की आर्थिक मांग नहीं झेलनी पड़ेगी जिनके बगैर ये ऑटो किसी भी रोड पर अपनी रफ्तार नहीं पकड़ सकते। ताजनगरी के 2 लोग एक बार फिर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाते नजर आए। सावधान इंडिया सीरियल में काम करने के बाद अभी और शुभी भास्कर को द किलर इनसाइड में सेकंड रोल निभाने का मौका मिला है। प्रेस वार्ता के दौरान कलाकारों ने अपनी आगामी योजनाओं की जानकारी दी। लाइफ के चैनल पर प्रसारित धारावाहिक सावधान इंडिया में प्रमुख किरदार निभा चुके आगरा के अरविंद शर्मा और सुभी भास्कर को टीवी निर्देशक सुजीत खरे ने अपनी नई फीचर फिल्म द किलर इनसाइड में सेकंड लीड रोल के लिए चुना है। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। इस फिल्म की शूटिंग ताजनगरी के आसपास के क्षेत्रों में होगी। 7 मार्च को जो लॉन्च हुआ है होली स्पेशल एपिसोड, उसमें मैंने सेकंड लीड काम किया विलन का, जिसमें मेरा नाम झल्ला रहा है। और अभी इससे पहले मैंने एहसास एक लम्हा एक एल्बम लॉन्च करी है जो कि MTV और जूम पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। हाँ, और अभी मैं गिरफ्तार एक क्राइम के ऊपर एक सीरियल है जो कि अभी इसका प्रोमो इस महीने चलना शुरू हो जाएगा चैनल पे। और बाकी एक मूवी है द किलर इनसाइड, इसमें मुझे सेकंड लीड के लिए फाइनल किया, जो कि डायरेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं बॉम्बे से। सर परेशानी, हाँ स्ट्रगल बहुत रहता है, लेकिन बड़े भाइयों का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, उनका आशीर्वाद और दोस्तों का, सबों का सपोर्ट रहता है। तो जी, मेरे फादर गीता प्रवक्ता हैं और उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि वो अगर हैं तो मैं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। सावधान इंडिया, और उसमें मेरा गोपी का करैक्टर था, एक सीन था गोपी का, वो किया है। और भारत का सच्चा कानून अभी लॉन्च नहीं हुआ है, हाँ इस महीने लॉन्च हो जाएगा। हाँ, और एक तो ये एक एल्बम की है मैंने, और मैंने गिरफ्तार सीरियल किया है। एक्टिंग का शौक था तुम्हें? किस तरह का एक्टिंग का शौक था क्या तुम्हें इसमें? बचपन से शौक रहा है एक्टिंग का, तो बहुत आगे बढ़ने का शौक है, स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ का, और बस यही सब, एक्टिंग का तो शौक बचपन से रहा है। बॉलीवुड में किस स्ट्रगल करना पड़ा तुम्हें? मुंबई गई? बॉम्बे गई हूँ, स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, डांसिंग में स्ट्रगल किया है, और पेरेंट्स का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का सपोर्ट है, अपने भैया का। आगरा के इन कलाकारों का कहना था कि अगर हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब में प्रतिभा होती है, पर उसे पहचानने की ज़रूरत है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।